मेरी फैमिली ने हमेशा ये बात की है कि कभी भी रोड पे जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गाड़ी मार जाता है, कोई बदतमीजी कर जाता है, कुछ ऐसा कर जाता है, कभी भी उतर के उसको बोलना नहीं आगे से आप लड़की हो ना, मैं जो मर्जी है। आदमी एक थप्पड़ मार दे ना, औरत की इज्जत नहीं रहती। सही। चौक में नीलाम हो जाओगी, गंदी हो जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहाना जी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ज़्यादा जो है ना, मैंने बात सुनी है कि आपके मुतालिक आप पॉडकास्ट नहीं देती। हाँ, मैं भागती हैं और यहाँ पर आपने हमें इज़्ज़त दे दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है लाहौर में आके मैं पहला एपिसोड आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके अलावा किसी पे ना इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा नहीं फरहाना जो है ना, एक तो टाइम की पाबंदी जो है ना मैंने आपसे सीखी है लाइफ में। आप हमेशा टाइम पर आती हैं और ये इतनी एक अच्छी क्वालिटी है आपकी। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए जनाब, सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं 12 दिसंबर। 12 दिसंबर। तो आप हैं सेजिटेरियस। कितनी सेजिटेरियस हैं आप? अब मैं असल में बहुत चेंज हुई हूँ। अच्छा। एक लॉन्ग जर्नी है। हाँ, जो हाँ। पहले मेरे साथ काम कर चुके हैं, या मेरी कभी शोबिस में लड़ाई एज सच नहीं हुई है, लेकिन एंगर इशू बहुत होते हैं सेजिटेरियस को, गुस्सा जल्दी आता है, या इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। मैं लाउड बोलना शुरू हो जाती थी, चीज़ें तोड़ देती थी, अपने आप को नुकसान पहुंचाती थी। राइट। लेकिन पिछले 2 साल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एक जर्नी में स्टार्ट हुई, तो उसमें मैं बिल्कुल, वो कहते हैं ना, अपने आप को फ्रिज में लगा के आई कि अब अच्छा। गुस्सा आए भी तो अब नहीं निकालती। तो वो जो एक क्लासिक फरहाना मकसूद थी वो अब रेस्ट में है। हाँ। उसको रेस्ट मोड में डाला हुआ है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, बताएं मुझे फरहाना, आपकी बर्थ प्लेस कहाँ है, पैदा कहाँ हुई? मैं लाहौरी हूँ। पक्की लाहौरी है? लाहौरी। और लाहौर में कोई जगह है जिधर? जी, लाहौर में कृष्ण नगर एक जगह है। कृष्ण नगर। अच्छा, पैदा भी वहीं हुई है और आप पली बड़ी वहीं है? जी, वहीं। अच्छा, सही है। सिबलिंग्स कितने हैं आपके, बहन भाई कितने हैं? मेरा एक भाई है मुझसे बड़ा, तो बस वो और मैं। अच्छा, मतलब आप 2 लोग हैं? अच्छा, और वो बड़े हैं आपसे? जी, मुझसे बड़े। अच्छा, सही है। मतलब मैंने तो पूछना था आपका नंबर क्या, तो आप सेकंड। अच्छा, ठीक है। तो अब्बा जो हैं आपके, वो क्या करते थे? मेरे पापा जो थे वो हॉकी प्लेयर थे, उसके बाद रेलवे में वो थे। अच्छा, ऑफिसर थे। ओके। और अम्मी हाउसवाइफ? अम्मी हाउसवाइफ। अच्छा। फादर जो थे आपके, मतलब वो पहले हॉकी में थे? हाँ, वो हॉकी प्लेयर थे। अच्छा। नेशनल लेवल पे उनका बड़ा नाम था। मकसूद अहमद भट्ट, ये अख्तर रसूल और मुनीर डार, तनवीर डार, इनके। अच्छा, इनके साथ इनके बैच के हैं वो? हाँ, अच्छा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो ही नहीं जा सके। वो आपको पता है, जब तक पीछे सिफारिश ना हो और बंदा सीधा हो। वैसे भी कहते हैं ना, बट थोड़े से सीधे होते हैं इस मामले में, तो मेरे पापा थोड़े शौक नहीं था उनको आगे बढ़ने का, या कुछ भी कह लें, तो जो जा सकते थे वो चले गए। ठीक। उसके बाद वो रिटायर होना होता है खिलाड़ी ने, फिर उसने किसी ने महकमे में जाना होता है, फिर वो रेलवे उन्होंने। अच्छा, फिर मेरे और लास्ट टाइम तक वो रेलवे थे सही मुंसलिक रहे। अच्छा जी। एजुकेशन कहाँ से आपकी? मेरी लाहौर से ही है। लाहौर से ही है जी। कोई स्पेसिफिक आप मतलब जगह कोई बता सकती हैं? मैंने ग्रेजुएशन किया इस्लामिया कॉलेज लाहौर। इस्लामिया कॉलेज से? अच्छा, सही है। मतलब आप उसकी रीज़न ये थी कि ज़ाहिर है मैं 8 साल की उम्र में तो आ गई थी टीवी पे। तो जब एडमिशन्स हो रहे थे तो वो डेट गुजर चुकी थी, तो मेरा बड़ा एक विश थी कि मैं जाऊँ कैनेट कॉलेज जाऊँ या लाहौर कॉलेज जाऊँ, तो वहाँ एडमिशन बंद हो चुके हुए थे। लास्ट चॉइस मेरे पास यही थी। अच्छा। तो मैंने कहा पढ़ना ही है। फिर मेरी टीचर्स कहने लगी, तुमने कौन सा आना होता है कॉलेज? अच्छा, सही है। आप थी थोड़ी टॉम बॉयज ना, है ना? हाँ, मैं टॉम बॉयज तो नहीं, मैं शाय बहुत थी। अच्छा, शाय थी। अच्छा। टॉम बॉयज नहीं थी। अच्छा, नहीं थी। ठीक है। क्योंकि आप बाद में बनी टॉम बॉय थोड़ी, है ना, जब शोबिज़ में आ गई थी। ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल मेरा बिल्कुल ऐसा था कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि शोबिज़ में कोई जा सकता है, क्योंकि मदर मेरी पठान थी
और क्या बात कर रही हैं? हाँ, तो ये तो बताया नहीं आपने। पठान थी। पश्तो आती है आपको? नहीं आती नहीं, क्योंकि अच्छा। जब टीवी पे आते हैं तो सबसे पहले यही बोला जाता है कि आपने घर में सिर्फ उर्दू बोलनी, कोई और लैंग्वेज नहीं बोलनी। ओके। क्योंकि ये सिंगिंग में भी अप्लाई होती हैं चीज़ें आपके एक्सेंट की वजह से, कि आप उस तरह से एक्सेंट नहीं फिर दे पाते हैं। एग्जैक्टली। और फिर जब ड्रामे में आई तो वो भी बहुत छोटी उम्र थी, मैं मैट्रिक में थी तब पहला मैंने अपने डेब्यू कर लिया था जी। तो वो पाबंदी लगाई जाती है कि सिर्फ आपने उर्दू बोलनी है, कोई और लैंग्वेज नहीं बोलनी, ताकि आपके एक्सेंट में वो चीज़ ना आए। ठीक है। तो यही वजह है कि उर्दू ऐसी है कि वो कोई भी इलाका उसको टच नहीं करता, बिल्कुल ना सही। पंजाबी ना पश्तो ना कोई और आपके तो एक्सेंट में बिल्कुल भी हमें मतलब आपका रीजन नहीं पता चलता कि आप कहाँ से। वो ये वजह थी कि पापा पंजाबी थे, लेकिन उनको भी ये था कि अम्मी कहती थी उर्दू बोलो। अच्छा, उर्दू बोलो। अच्छा, तो आप मतलब घर पे उर्दू ही बोलते रहे सारी जिंदगी। अच्छा, किस टाइप का बच्चा थी? मैं बहुत शाय थी और माहौल ऐसे ही था। अम्मी सख्त थी, लेकिन उन्होंने बस समझा दी थी कुछ चीज़ें। जब टीवी पे गए थे मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, मुझे ज़बरदस्ती फेंका गया था स्कूल की तरफ से। हाँ, मेरी जो टीचर थी उनके हस्बैंड प्रोग्राम करते थे आंगन अंतारे, तो 10 बच्चों का एक ग्रुप गया था, मैंने नात पढ़ ली थी, तो उन्होंने कहा कि तुम जा रही हो वो प्रोग्राम में। मैं कहा मैंने नहीं जाना, मेरे घर वाले इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन मेरे माँ बाप को बहुत शौक़ था, मेरे पापा की बहुत अच्छी आवाज़ थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे जितने भी ताए चाचा सब लोग, अम्मी, सबकी आवाज़ें इतनी अच्छी थी कि वो लगता था किसी घराने से हैं, म्यूज़िक फैमिली से हैं। अच्छा। तो अब्बू मेरे हमेशा से रफ़ी के सॉन्ग गाते थे और आवाज़ भी उनकी मिलती थी। अच्छा। मेरे दादा जो हैं वो कंस्ट्रक्टर थे और वो उन दोनों फरीदा खानम का किसी घर बना रहे थे, फरीदा खानम जी का। अच्छा जी। तो वो उनको बहादुर शाह की गज़लें सुनाया करते थे। अनपढ़ थे लेकिन वो गज़लें सुनाया करते थे। तो वो कहते थे मेरा एक बेटा भी है, अच्छा गाता है। तो वो कहने लगी अच्छा इसको किसी दिन मेरे पास लेके आना, मैं उसको सिंगर बनाऊंगी। नहीं जा सके, डेथ होगी दादा की। ठीक। तो क्योंकि मैंने सिर्फ आना था। हाँ, सही। तो ये सुर जो है ये गॉड गिफ्टेड आपकी फैमिली में। अच्छा। तो शरारती बिल्कुल नहीं थी आप? नहीं, मैं नहीं थी। उसके बाद जब मैं टीवी पे मैं इतनी शाय थी कि मुझसे कोई बात करता था तो मैं रोना शुरू हो जाती थी। और इतना ज़्यादा बात भी नहीं, बहुत कम बोलना, प्रिसाइसली बोलना। घर में तो अम्मी ने कोई 10 बातें की हैं तो एक जवाब अच्छा ये जवाब देना। अच्छा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ड्रामा फील्ड में आई तो इतनी मैं टॉकेटिव हो गई कि कोई यकीन ही नहीं करता था कि मैं इतनी शाय भी होंगी, या मतलब मैं किसी को बोलने ही नहीं देती। राइट। अगर कोई 2 लोग बैठे हो तो सिर्फ मैं बोल रही होती हूँ, नहीं तो कोई यकीन नहीं करता कि मैं वो बच्ची थी। समझ गया। अच्छा जी, मैं और आप, हम दोनों, एज तो शायद हमारी एक नहीं है, लेकिन हम एज कैटेगरी हमारी एक ही है। जो ग्रो अप का टाइम है हमारा वही है, 80s 90s का ही है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ क्या याद आता है 80s 90s का? अगर मैं 80s और 90s की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ क्या आती है दिमाग में? लेट 80s की तो कुछ याद नहीं, क्योंकि बहुत छोटी थी। 90s में भी छोटी ही थी, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में आई थी जब मैं 8 साल की थी। लेकिन मैं उस बचपन से ही आपसे रिलेटेड बातें, मुझे बचपन का तो नहीं, लेट 90s में भी मुझे कुछ इतना याद नहीं है। अच्छा। लेकिन ये कि मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसी थी, सेंसिटिव थी मैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों चीज़ों को फील करना, और इजाज़त नहीं होती थी, मतलब हमें बाहर रोड पे जाके खेलने की, और इस तरह से नहीं था। मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था इस मामले में। अच्छा। घर में ही रहना चाहिए। और अम्मी का थोड़ा मजहबी भी था, थोड़ा रिलीजियस फैमिली से, लेकिन बहुत मॉडर्न, जैसे मैं भी हूँ। ठीक है। दोनों चीज़ें साथ लेके चल रही हूँ। बैलेंस में रखा हुआ। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब बताइए कि शोबिज़ आपने बताया तो सही, आपका डेब्यू हुआ कैसे था? इसी तरह स्कूल में नात पढ़ी थी, तो मेरी जो टीचर है उनके हस्बैंड थे, आंगन तारे, एक प्रोग्राम बच्चों का आता था। जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड को चाहिए बच्चे ना, तो 10 बच्चे मैं भेज रही हूँ, उसमें तुम भी जा रही हो। तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो मैंने घर आके बात की, मैंने कहा ये भी इनकार कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जाओ, बच्चों के एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, क्यों नहीं जाना। मैं कहा मैंने नहीं जाना। तो मैं बाय फोर्स मुझे भेजा गया। तो मैं बड़े मूड के साथ जाती थी कि अच्छा मैंने अब जाना है, अच्छा मैंने बैठना है। तो फिर उस पे बैठते थे। और आप अपनी शायद तबीयत की वजह से मतलब कंफर्टेबल नहीं? हाँ, और कोई इंटरेस्टेड नहीं थी ना। मैं मतलब एयर होस्टेस बनना चाहती थी, या सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये थी कि मैं बैंकर बन जाऊंगी पढ़ लिख के। ठीक है।
तो पढ़ाई में था, और पढ़ाई भी वो वाली के जो सारा साल नहीं पढ़ना, सिर्फ एग्जाम्स में पढ़ना और पास हो जाना बड़े अच्छे नंबर से। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। तो एक इंटेलिजेंट बच्चा थी मैं। अच्छा, ड्रामा आपका कौन सा था पहले? ड्रामा भी इसी तरह था कि मैं बच्चों का एक क्वायर्स में लेके जाते थे ड्रामों के ना, के पीछे कोरस करने के लिए और इस तरह से। तो वो मैं उन दिनों म्यूज़िक रूम कर रही थी। थोड़े से जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं 12 साल की उम्र में, तो एक प्रोग्राम आमिर मुनव्वर का एक प्रोग्राम हुआ था जिसे जाना मलिक और आमिर मुनव्वर ने किया था। ठीक है। तो उसमें फिर मैं थोड़े दिन गई, तो उसके बाद कोई इशू हुआ तो जाना की जगह मैं आ गई थी, तो एज अ होस्ट। अच्छा। मैं 12 साल की उम्र में होस्ट भी बन गई थी। अच्छा, तो जाना भी मेरा ख्याल आपकी हम उम्र ही थी ना? नहीं, वो मुझसे बड़ी, थोड़ी सी बड़ी थी। अच्छा, सीनियर है मेरी। अच्छा 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 अच्छा, मेरी वो भी चाइल्ड आर्टिस्ट है वैसे, वो भी बचपन से ही काम कर रही है। लेकिन जब मैं आई थी तो ये सब लोग काम कर रहे थे, जाना मलिक ये सब स्टार थे उस वक्त ना। और मेरा जब डेब्यू भी हुआ था तो मेरे साथ सारे स्टार थे, सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं थी। तो इसी तरह मैं गाने गई वहाँ पे, तो वहाँ पे डायरेक्टर बैठे हुए थे, तो वो किसी और का ऑडिशन ले रहे थे। तो मैं सिर्फ उसको बता रही थी, और वो बहुत शाय थी, शायद उस तरह वाली नहीं थी, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो मैंने उसको कहा कोई इतना मसला नहीं होता, जो बोल रहे हैं बोल देना, जैसे तुम बातें करती हो ना वैसे। तो वो कैमरामैन डायरेक्टर मेरा अपने उससे, वो जो कैमरा होते थे उन दिनों, तो उससे वो मुझे कैप्चर कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे कहते हैं आप काम करेंगे ड्रामे में? मैं कहा नहीं मैं सिंगर हूँ, मैंने नहीं काम करना। तो मैं 14 साल की थी तब। तो उन्होंने कहा एक कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने करना ही नहीं, मैं सिंगर हूँ। तो बड़ा वो मनाते रहे। काशिफ महमूद उसके प्रोड्यूसर थे। तो काशिफ उससे पहले भी मुझे, जब मैं बच्चों के प्रोग्राम में आती, ड्रामे की बात कर, मैं बुलंदी की। बुलंदी, अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपका डेब्यू ओवरनाइट फेम मिला। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये वही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको तो पहला प्रोजेक्ट इतना मेगा मिल गया। अच्छा 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 अच्छा। तो वो काफी काशिफ कहते रहते थे, और मैंने नहीं किया। मैं छोटी थी और इतना मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, मुझे तो उसमें आने का नहीं था, तो ड्रामे में कहाँ से होना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक कर लो, एक कर लो। तो अम्मा ने भी कहा कि करने में क्या हर्ज है, तो कर लो। तो मैंने कहा हाँ मेरा पहला और आखिरी ड्रामा है। वो मैंने किया, उसकी रिहर्सल्स की जाके, और एक्टिंग तो सिरे से आती ही नहीं थी, कुछ आइडिया ही नहीं था। तो मेरा उलट है, पहले मैं बड़ी लगती थी, अब मैं छोटी लगती हूँ। हाँ ये तो है, ये मैंने बात भी करनी थी आपसे कि जब आप आई थी उस वक्त हमें लगता था कि आप थोड़ी मैच्योर हैं, लेकिन अभी आप वक्त जो ऊपर जा रहा है आप वापस आई जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि आप ग्रूम होते हैं वक्त के साथ साथ। आप किसी भी एक्टर को देख लें, चाहे वो बॉलीवुड में है, हॉलीवुड में है, तो आप सीखते हैं चीज़ें। जो अपने आप को ग्रूम कर लेता है, जिसे पता चल जाता है कि मैंने किस तरह कैरी करना है स्क्रीन पे, तो वो इसी तरह आपको नजर आएगा। बाकी आउट हो जाते हैं फिर। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात मैंने आपसे पूछनी थी कि आपको थोड़ा टाइप कास्ट किया गया, सैड कैरेक्टर ज्यादा देते थे, ये आपकी अपनी चॉइस थी या आपको कास्ट खुद लोग करने लग गए थे? अच्छा नहीं, ये पता नहीं ड्रॉबैक था या अच्छी चीज़ थी, या मैं आज तक किसी को इसको सोच नहीं पाती। क्योंकि जब मैं एक्टिंग करती थी तो क्योंकि बुलंदी हिट हो गया था, और बुलंदी के साथ ही तब ये होता था कि एक वक्त में 4 प्लेज ऑन एयर होते थे, वो दौर होता था एक आर्टिस्ट के। बिल्कुल ठीक है। तो चाहे वो पीटीवी ही था, ठीक है। तो उसके साथ ही बेटी आ गया, बेटी के बाद सस्सी आ गया, सस्सी के बाद आंधी आ गया, दिल से दिल तक, ये एक रो में सारे आ गए ना, सावन आ गया। और सब में कमोबेश आपके कैरेक्टर ऐसे ही थे, कैरेक्टर रोने धोने वाले थे। क्योंकि तब ये होता था कि स्टोरीज घरेलू बहुत होती थी, और रोने धोने औरतों के ऊपर ज्यादा चीजें होती थी, मजलूम औरतें, इसलिए वो चेहरे हिट होते थे। क्योंकि हर औरत को अपनी कहानी नजर आ रही होती, तो वो रियलिटी बेस होती। तो उनको लगता था कि एक मासूम सी लड़की है, तो इस पे ही रोना धोना सूट करेगा, के पहाड़ तोड़ दो। क्योंकि इस पे सूट ही कुछ नहीं करेगा। जबकि मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। मतलब मुझे गरीब दिखाया गया, मुझे मजलूम दिखाया गया, लो प्रोफाइल दिखाया गया, और आप इतनी मॉड स्क्वाड में अच्छे लगते थे। अच्छा, कुछ चैनल्स वालों ने मुझे भी ताना दिया। एक अरसा आया, बीच में एक ऐसी बात आई कि उन्होंने कहा, जब कराची में शिफ्ट होना शुरू हुआ, तो सो कॉल्ड कराची के बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा तुमने देसी रोल कर कर के ना अपने आप को जो है तबाह कर लिया। अब देखो ना, तुम्हें कोई उस जगह पे लेना नहीं चाह रहा, और ये नहीं करना चाह रहा, कुछ अरसे के लिए ब्रेक दे दो, और ये कर लो वो कर लो। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई और डाउन भी हो गई।
कि मुझे तो इतनी शोहरत मिली है, मतलब मैं पब्लिक में जब जाती हूँ तो मतलब लोग क्रेजी हैं मेरे लिए। और आप एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में नहीं, आप परफॉर्मर्स की कैटेगरी में आती थी। उसमें तो मैंने हमेशा ही सोचा कि हीरोइन की तो एज बहुत कम है, तो ऐसे कैरेक्टर के जो हमने सीखा अपने बड़ों से, या जो मुझे डायरेक्टर्स मिले, मुझे खुशकिस्मती से डायरेक्टर भी बड़े मिले, जबरदस्त मिले, जिन्होंने गाइड मुझे अच्छा किया, अच्छे कैरेक्टर में कास्ट किया, तो एक आपको एक लालच पड़ जाता है कि आपने चैलेंजिंग कैरेक्टर करना है। बिल्कुल ठीक है, जो आप नहीं है, ठीक है, तो उसमें जाहिर ऑब्वियसली रोना धोना ड्रामा सब कुछ आएगा। सही। और आप ग्लिसरीन तो कभी यूज ही नहीं हमने आपको देखा, सिर्फ पहले ड्रामे में वो लगा के, और मैं आंखें बंद करके चीखती थी कि मुझे रोना नहीं आ रहा। अच्छा। तो लेकिन उसके बाद आप आवाज़ कैसे आपको बनानी है, बोलना कैसे है, कैसे एक्टिंग करनी है, फैशियल कैसे नजर आना है, तो वो बहुत से लोगों ने कहा, तो मैं एक ट्राउमाटाइज हो गई कुछ अरसे के लिए, और मैंने कहा नहीं, अब मैंने मॉडर्न कैरेक्टर करने हैं, तो मैंने प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी, और वो हिट ही नहीं हुए जो मैंने मॉडर्न किया। ये भी एक बात होती है, जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था आपको उन कैरेक्टर्स, कॉमेडी की, तो दैट मींस वो कैरेक्टर अगर मैं करती तो मैं आज फरहाना मकसूद नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही है। तो वैसे आपका अपनी परसेप्शन है, क्योंकि तब ये सॉरी टू से एक, अब तो ओपन है सब कुछ, तब एक क्राइटेरिया होता था कि हाथ में जिस लड़की ने सिगरेट पकड़ा हुआ है और जो अंग्रेज़ी बोल रही है और जो आके बदतमीज़ी करेगी, वो जी बहुत उस कॉन्फिडेंट है, और इसको आपने मेन लीड में लेना है। सही है। और जो हम्बल हैं, जिन्होंने काम भी किया हुआ है, जो टाइम पे भी आ रहे हैं, जो सारा कुछ है, और अगर उनमें ये चीज़ें नहीं हैं और वो आपके साथ इस तरह से नहीं है, तो आप उनको कुछ भी नहीं समझते। बिल्कुल सही कह रही है। ये एक इन्होंने बनाया हुआ था क्राइटेरिया ना। या इवन जो आप जैसे जो लोग भी थे, वो अगर अपने आप को ग्रूम करके उस तरह का बना लें, तब उनको ज़्यादा काम मिलता था मेन स्ट्रीम का ना। ये भी वैसे आपका कॉमेडी करने का दिल करता था? मैंने बहुत किया, और मैं अच्छी थी, मतलब मुझे लगा, पहले मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं आम जिंदगी में इतनी फनी हूँ ना कि मैं हर वक्त हंसती रहती हूँ, हंसाती रहती हूँ। तो अक्सर लोग जो मुझे मिलते हैं वो कहते हैं, हम तो समय, आप तो हर वक्त, आपका तो बड़ा स्माइली फेस है, और अगर मैं 2 मिनट के लिए ना हंसूं तो सब पूछते तबीयत ठीक है, आपको गुस्सा आया हुआ है? मैंने कहा मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं वैसे ही सांस लेने के लिए तो ऐसे रह सकती हूँ। बिल्कुल सही है। तो मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ अपने कैरेक्टर्स के, तो वो जो रियल में मिलते हैं उनको पता चलता है कि नहीं, तो इसलिए कॉमेडी अच्छी कर लेती है। अच्छा, वैसे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस अपनी कौन सी ऑल टाइम? जो अच्छा काम करे मुझे वो पसंद है। तो एक दो नाम मुझे बता सकती हैं पुरानी एक्ट्रेसेस, या जैसे जिनको आप देख के थोड़ी इंस्पायर भी हुई? किसी से भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं हुई। अच्छा। आप वैसे इतनी छोटी थी जब आ गई? मैं छोटी थी, और मैं किसी से भी, आप यहाँ से यकीन लगाएं कि जब मैं एक जगह गाने गई तो वहाँ मैडम नूर जहाँ बैठी हुई थी, और हम लोग बच्चों में 3 लड़कियाँ गा रही थी, तो मुझे इतनी सेंस ही नहीं थी कि ये इतना बड़ा नाम और लेजेंड बैठी है, सब मेरे माँ बाप को था, तो वो बड़ा इस चीज़ को बहुत उनको लग रहा था कि वो तो किसी आसमान की मखलूक के पास बैठ गए हैं ना, और ये अब हमें समझ आता है। बिल्कुल। तो मैं 3 लोग थे, लेकिन ऐसे ही साउंड बंद हुआ तो मैं ऐसे ही गुनगुना रही थी ना कुछ, तो उन्होंने मुझे पास बुला के कहा कि सर पे हाथ रख के कि चंगा गांधी रही। तो वो मेरी अम्मी तो ऐसे जैसे पता नहीं कोई उनको जन्नत मिल गई, कोई ऐसी हो गई। मैं कहा इट वॉज नॉर्मल, फिर क्या हो गया, ठीक है गाती हैं वो, मशहूर हैं, फिर क्या हो गया? उन्होंने कहा पागल हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं उन्होंने क्या कहा, वो किसी को बुलाती नहीं है। सही समझ आता है अब तो मैं कहती हूँ ब्लेसिंग थी शायद। एग्जैक्टली, मेरा ख्याल है उनका हाथ आपके जो सर पे उसी की वजह से एक होता है ना, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अपना आपका फेवरेट रोल कौन सा है जितने आपने किए आपको? अच्छा, मेरे सारे फेवरेट है। मुझसे अक्सर लोग ये ना, कभी मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठूं, लाइव जाऊं, तो मुझसे लोग पूछते हैं, और मुझे अच्छा पता, अभी जब मैंने ड्रामे को ब्रेक दी ना, और जब मैं सिंगिंग की तरफ आई, तो मुझे लग रहा था कि अच्छा लोग अब एक्टिंग को इतने नहीं, मतलब ठीक है भूल गए लोग ना ड्रामों को, या इतना उनको पता टीवी पे आती थी, ठीक है। लेकिन मुझे इतनी हैरानगी हुई कि ये जो जेनजीज हैं और जो मिलेनियम भी हैं, जो जिस उससे जनरेशन से हैं जी, उनको एक एक ड्रामा याद है जो मुझे भी याद नहीं है। वो मुझे कहते हैं आपका ड्रामा है, मैंने कहा अच्छा मुझे अब 100 ड्रामों में से मुझे नहीं याद आ रहा क्या कौन सा था, मुझे नाम बताते हो तो मैं रिकॉल करती हूँ, यार हाँ ये भी तो मैंने किया था। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि फिल्मोग्राफी इतनी बड़ी है ना आपकी, आपको याद ही नहीं रहता होगा कि वो मतलब
अप्रिशिएट तो मैं उन लोगों को करती हूँ ना जिनको नाम याद है, कि चाहे उसमें मेरा सपोर्टिंग कैरेक्टर भी है लेकिन वो इतना पावरफुल था कि लोग मेरे नाम से उसको रिलेट करते थे। ये मैं अब करता हूँ आगे, मैं आ रहा हूँ उधर, ये मैं बताता हूँ अभी आपको कि हमने क्या क्या आपसे सीखा है और देखा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक मुझे बात बताइए कि आपने सिंगर बनना जो है ये तो बचपन से आपका वो था, लेकिन करियर में अब मैं नोट कर रहा हूँ कि आप अपनी सिंगिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि जब मैं एक्टिंग कर रही थी, एक तो यही है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री हमारी कराची शिफ्ट हो गई, और जब मैं कराची काम करती थी तो ये एक थोड़ा सा है लोगों में ना, और तब था 7 साल से मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, तो तब ये था कोई भी बुरी बात करनी तो सेट पे एक होता था, हाँ ये तो पंजाब के लोग हैं ना, हाँ ये तो लाहौर के लोग हैं ना, तो मैं लड़ पड़ती थी लिटरली। तो वो बड़ा देसी और पेंडू समझते थे उस वक्त कि ये तो हम तो बहुत कोई चीज़ हैं और ये वो, जबकि उनको ये नहीं पता कि जितने लोग गए हैं लाहौर से ही हिट हुए हैं वो, उसी की वजह से उनकी इंडस्ट्री चल रही है। हाँ, तो आप जो है वो इस तरह से नहीं, तो वो मैंने जब देखा ना कि मुझे एज अ पिलर यूज़ करना शुरू कर दिया ड्रामाज में, और नए लड़के लड़कियां जिनको काम भी नहीं आता वो प्रमोशन में भी नजर आ रहे हैं, वो काम में भी नजर आ रहे हैं, भी कर रहे हैं, ऐड नहीं उसी ड्रामे की प्रमोशन। अच्छा हाँ ये भी है, ठीक है ठीक है, वो प्रोमो में नजर आ रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं और जिनको आपने एक खुडे लाइन लगा दिया है, बिल्कुल। और आप ऐसे कर रहे हैं कि जी अब ये और वो, तो एक नाम काम करके बनाया है, तो उस नाम की अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो मैं तो काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी इज्जत बहुत करती हूँ। मेन बात ये है कि आप इस इज्जत की जो मसले हैं इसकी वजह से अब आप ज्यादा काम, जो कैरेक्टर मैं करती रही, मुझे बहुत ज्यादा फील हुई कि अगर आपकी किसी हीरोइन के साथ बहुत अच्छी है तो आपने दूसरे एक्टर्स को तो एक साइड पे लगा दिया ना, आप अपने काम से मुखलिस नहीं है, आप अपने काम से तो पहले मुखलिस हो। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ को लोगों को बताती हूँ कि एक्टिंग का और सिंगिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल। आप अपने फेस से 1-2 मॉडलिंग के असाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप सिफारिश से जो है ना एक्टिंग नहीं कर सकते, सिंगिंग नहीं कर सकते, ये आपका काम है जो आगे आएगा और आपको मशहूर करवाएगा। तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे वो कैरेक्टर दिए जा रहे थे जिसमें सीन तो मेरे 100 होंगे, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक भाभी हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक हीरोइन हूँ, मैं एक बीवी हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। तो फिर मेरा दिल बुरा होना शुरू हो गया कि यार मैंने इस लेवल पे काम किया जिसमें जो चैलेंजिंग कैरेक्टर थे, मैं क्या कर रही हूँ। तो लास्ट जो बागी मैंने ड्रामा किया वो भी पीक पे छोड़ा जी, ऐसा नहीं था कि वो भी कोई मैंने नॉर्मल सा कर लिया, बिल्कुल। और मैंने खुद चूज किया, मैंने उसमें नेगेटिव कैरेक्टर किया था और बहुत अमेजिंग किया था, और उसमें भी उन्होंने ज्यादती की। आज मैं ये यहाँ पे ओपन बात कर रही हूँ कि उसकी कास्ट में मेरा नाम नहीं है, उसके अवार्ड्स दिए गए, मैं नॉमिनेट हुई, मुझे बुलाया नहीं गया, ठीक है। और आपने, ठीक है, आपकी अगर कोई एक हीरोइन है तो आपने पूरा वो ड्रामा कर दिया, तो आपके बाकी क्या कैरेक्टर क्या कर रहे थे, कोई रेडी लगाते थे उनको, आपने अपने जो आपके जान पहचान के लोग थे उनको आपने इतना दिखाया, तो मेरा दिल बुरा होना शुरू हो गया कि मैं किधर हूँ। तो बात ये नहीं है कि आपको किसी से जेलसी होती, बात ये है कि आपने काम किया है, आपका वो नज़र आए। प्रोमो देख के ही लोग ड्रामा देखेंगे ना, आप उसकी प्रमोशन में नहीं नज़र आ रहे या आप उसमें नज़र नहीं आ रहे, क्यों नहीं नज़र आ रहे, आपने काम किया है। या तो आप पहले मुझे बताएं, हमने ये जो लड़की है इसको फोकस करना है, इस पे ही हमने सारा कुछ, ठीक है। तो ये 3-4 ड्रामा से मैं देखती चली आ रही थी कि मैंने जो पीछे 3-4-5 ड्रामे किए उसमें यही हुआ। मैंने तो ये समझ के कि मेरा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन जब मैं प्रोमो देखती थी और लोग मुझे कहते थे आप उसमें इतना कम क्यों नज़र आती हैं, आप उसमें नज़र ही नहीं आती। और जो शुरू में प्रोमोज भी लगते हैं या पहले जो उसकी प्रमोशन होती है उसमें आप नज़र ही नहीं आती, बाज़ में तो आपके नाम भी नहीं है, तो आपका तो इतना बड़ा नाम है, आप क्यों करती हैं। तो आप आम पब्लिक को ये सारी टेक्निकल बातें नहीं बता सकते, स्टोरी नहीं पता होती ना कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह इवन मैंने इतनी बड़ी फिल्म की, मेरा उसमें नाम नहीं है। मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, वो भी एक बहुत अजीब सी बात है, मैं वो समझ रहा हूँ आपकी बात। अच्छा, मैं सिंगिंग के ऊपर अभी आना चाह रहा हूँ। मैं वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप रियाज करती हैं? मैं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। और कोई उस्ताद हैं आपके? मैंने बहुत सारे उस्तादों से सीखा है, क्योंकि जब मैं आई वॉज अ चाइल्ड सिंगर, तो मैं जिस जगह PTV जो था हमारा,
उसमें तब इतना टेक्निकली चीज़ें थी ही नहीं, तो बहुत इजी हो गया गाना। तो एज लाइव हमें गाना पड़ता था कि अगर म्यूजिशियन भूलता था तो सिंगर को भी शुरू से गाना पड़ता था, उसमें कोई कट नहीं लग सकता। तो जब आप आपकी वो ट्रेनिंग पहली तो होती है कि आप गाना शुरू करते हैं। फिर मैंने उस दौर के बहुत बड़े बड़े जो मौसीकार थे उनके साथ काम, क्योंकि जब आपको गाना बिल्कुल नहीं ना आता तो आप गा जाते हैं। हाँ, ठीक है। जब आपको गाना की समझ आनी शुरू हो जाती है, आपको और मुश्किल लगना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको सीखना जरूरी होता है। सही। तो आपने मतलब सीखा है प्रॉपर? जी, मैंने उस्तादों के अंडर आके आपने सीखा है। ठीक है। अपना कौन सा फेवरेट गाना? अपना मेरे है तो बड़े आइकॉनिक है आपके, लेकिन फिर भी अगर मैं वैसे आपसे कहूँ कि जो आपको लगता है कि आपकी जो मतलब आवाज़ के मुताबिक आपका सबसे फेवरेट गाना। अच्छा, मेरे 1-2 गाने ऐसे थे जो इंडिया से रिलीज हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ताल्लुकात की वजह से उसकी प्रमोशन रोक दी। वो उसकी शायद म्यूजिक वीडियोस भी बनी थी। म्यूजिक वीडियो यूट्यूब पे है उसकी, लेकिन उस पे व्यूज नहीं आए क्योंकि वो उनके प्रॉपर्टी थी, आ जाती है ना प्रॉब्लम। और लेकिन वो गाने मेरे अपने ओरिजिनल गाने थे, मुझे बहुत पसंद थे। लेकिन मेडलिस क्योंकि वहाँ से मेरा सिंगिंग स्टार्ट हुई। एग्जैक्टली। और मेडले क्वीन का खिताब भी मिला, और मैं पहली लड़की थी सिंगर जिसको सोशल मीडिया पे मिलियंस में व्यूज गए थे, जैसे मेडले। यस। और मेडले की सबसे मजे की बात ये होती है ना कि बहुत सारे गाने आप गा रहे होते हो, और वो ट्रेंड क्योंकि हमने शुरू किया। जी मैंने और सरमद ने। बिल्कुल। और सरमद का तो वैसे ही मतलब इसी में ही उनकी स्पेशलिटी है कि उन्होंने बड़ा अच्छा, बाद में उन्होंने किया मेरा ख्याल है नसीबुल लाल के साथ भी किया, लेकिन आपका मुझे अभी भी याद है बहुत ज़बरदस्त वो था। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक गेम खेल रहे हैं छोटा सा, ठीक है? इसका नाम है रैपिड 10। ठीक है, जल्दी मैं आपसे बात करता हूँ। आपने बताना है जी फरहाना मकसूद का सबसे फेवरेट फूड क्या है? सारे। एक बताना है। मटन की कोई भी चीज़ मतलब। अच्छा, वो आप शौक से खाती हैं। अच्छा जी, आपका फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, गुड। फेवरेट सिटी कौन सी है पाकिस्तान? लाहौर। ओके। फेवरेट खुशबू, स्मेल? परफ्यूम। तो आई लव परफ्यूम, हर तरह कोई एक नहीं कर सकती। अच्छा, पसंद है। ओके। फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है? आइसक्रीम नहीं खाती हूँ। आप खाती नहीं? ओहो, चलें, इसका मतलब आपका तो आइसक्रीम का कोई वो है ही नहीं। क्या वजह? पसंद नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो खा लेती हूँ, इतना भी नहीं कि नहीं बिल्कुल ही नहीं खानी, लेकिन कोई स्पेशल मतलब चॉकलेट लवर नहीं है। अच्छा, नहीं है। ओके। फेवरेट वेदर क्या है आपका? सर्दियाँ। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा जी, फेवरेट नंबर? लकी नंबर? 7। लकी नहीं है, लेकिन ऐसे ही पता नहीं क्यों पसंद है। अच्छा, पसंद है, ठीक है। फेवरेट मूवी? मेरी आज भी तुम बिन इंडियन। ओए तुम बिन बहुत प्यारी। दोनों पार्ट्स? पहली भी और अच्छा, दूसरी भी। लेकिन पहली की वैसे बात कुछ और ही थी, है ना, जब आई थी। अच्छा जी, फेवरेट गाना कोई मूवी है उसका, किसी और का? गाने बहुत से हैं, लेकिन एक कोई गुनगुनाती हूँ जो सबसे ज्यादा? मुझे खान साहब का बहुत पसंद है, कवाली उनकी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ी, मैं गाती भी हूँ कॉन्सर्ट्स। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फेवरेट कार्टून? टॉम एंड जेरी। देखती थी बचपन में बहुत ज्यादा, है ना? अभी भी देख लेती हूँ। हाँ, सही। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, हार्ट ब्रोकन है आप? हाँ। दिल टूटा हुआ है ना? काफी दफा टूटा है। ओए, क्या मतलब है काफी दफा? हर बार टूटता है, हर मामले में टूटता है। राइट। इस चीज को मैं बाज दफा लोगों के सामने क्लियर करना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपका किसी मोहब्बत में ही दिल टूटे। बहुत सी चीजों में, बहुत सारी चीजों में होता है। जी, बहुत चीजों से हर्ट होते हैं। एक तो मेरा स्टार, दूसरी मैं आर्टिस्ट हूँ, तीसरी मैं ओवर थिंकर और ओवर सेंसिटिव। लेकिन वैसे मुझे बताएं कि रियल लाइफ में रोमांटिक है ना? हाँ, काफी एक्सट्रीमली रोमांटिक, क्योंकि सेजिटेरियस तो होते ही रोमांटिक हैं। सही है। तो किस तरह का लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है? मेरी ना एक बात मैं कट कर रहा हूँ आपको, मुझे लगता है कि आपके टाइप का जो लाइफ पार्टनर है ना, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता है, कहीं तो होगा, करनी तो है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग भी हूँ। अच्छा। मेरा ना, मैं हमेशा से सबको कहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारे लेवल ही शायद इतना ऊपर है कि तुमने अभी तक, मैंने भी तो यही अभी बात की ना कि वो, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पता नहीं क्यों मेरी एक तो गलत चीज़ है मेरे सामने कि लोगों के झूठ जब सामने आ जाते हैं ना और रियल फेसेस सामने आ जाते हैं,
और वो मेरे सामने आ जाते हैं, मैं झूठ पकड़ लेती हूँ और मैं कह देती हूँ कि ये गलत है, तुमने ये किया है। इस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, तो वो फिर लोग चले जाते हैं, वो सुनना पसंद नहीं करते, कोई भी नहीं सुनना पसंद करता। तो चीट ना करें, झूठ ना बोलें। मुझे खुशबूदार लोग पसंद है, मुझे पर्सनालिटीज अट्रैक्ट करती हैं, मुझे बोलना, बिहेवियर, केयर करना पसंद है, मतलब ऐसा बंदा चाहिए। उसके बाद जाके शक्ल अच्छी लगना शुरू होती है। सही है। बाज़ दफ़ा शक्ल माइनस हो जाती है, मतलब शक्ल अच्छी भी होती है लेकिन उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती, तो आप छोड़ देते हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ कहते हैं ना कि बहुत खूबसूरत होना चाहिए, मैं कहती हूँ कभी कभी आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी कोई ऐसे जेस्चर्स ऐसे होते हैं कि आपको वही जो लोग कहते हैं कि यार इतना ऑर्डिनरी बंदा, वही आपको दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान लगना शुरू हो जाता है। Exactly. तो मेरी पसंद एक्चुअली ये है। ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी जो है बेसिकली वो एक पहले अच्छी पर्सनैलिटी है। हाँ। उसके बाद आप मतलब लोग पर्सनैलिटी और साफ सुथरा हो, क्योंकि मुझे ये दौरे बढ़ता है कि मैं सेट्स पे भी ना मुझे होता था कि मैं काम नहीं कर पाती थी, मैं कहती थी यार स्मेल नहीं आना चाहिए। आपको याद है हमने एक ड्रामा मैंने और आपने किया था नर्स के नाम से, उसमें भी आपने एक दफा वहां पर काफी चित्रौल की थी लोगों की। तो वो कहते थे मुझे एलर्जी परफ्यूम से, मैं कहा हमारा क्या कसूर है। नहीं, वो मुझे याद है आपका जो उसमें नर्स का जो कॉस्ट्यूम था, उसके मुतालिक आपने बात की थी उसको कि भाई ये आप इसको वॉश क्यों नहीं करवाते, डेली इसको वॉश करवाया करे वरना मैं नहीं पहनूंगी। हाइजीन प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा फरहाना, ये बताइए कि दिल टूटने से पहले और दिल टूटने के बाद, या मोहब्बत होने से पहले मोहब्बत होने के बाद बुनियादी फ़र्क क्या आता है लोगों को? अच्छा, मुझ में जैसे मैंने कहा ना बहुत चेंजिंग्स आए हैं। मैं पहले ये होते थे कि कभी कोई मुझे अगर किसी ने छोड़ के चला गया, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं होता कि आपकी किसी से कोई एक लिविंग रिलेशन हो। ठीक है। सम टाइम आपका जो है ना एक आपको टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी एक मेंटल अटैचमेंट होती है। तो वो जो आपकी मेंटल अटैचमेंट किसी से होती है ना, वो आपको हर्ट करती है कि यार इस बंदे के लिए मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, मैंने ये चीज़ें कर ली, मैंने कुछ छुपाया नहीं, ट्रांसपेरेंट रही, सारा कुछ है, और उसकी सारी बुराइयों को एक्सेप्ट किया। तो मेरे अंदर तो कोई बुराई भी नहीं थी। सही। तो वो मेरे लिए ना, जब कोई इंसान जाता था तो मुझे ये लगता था कि मैं ख़त्म हो जाऊँगी। मैं इतनी हर्ट हो जाती थी कि लोग कहते थे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई अल्लाह माफ़ कर डिवोर्स हो गई है, रहती रही हो, कुछ ऐसा हो गया। तो मैं कहती थी कि नहीं, क्योंकि मैं इतना अटैच्ड हो जाती हूँ। कोई अगर मुझसे बात भी कर रहा है, रोज़ एक उठ के मुझसे बात कर रहा है, और लॉन्ग डिस्टेंस एक इंसान है, चाहे वो नहीं भी मुझसे मिल रहा, मुझे उसकी आदत हो गई है। मैं एक चीज़ में रहना शुरू कर दिया, एक लाइफ आप जहन में सोच लेते हैं, आप बता देते हैं लोगों को नहीं यार आप मिलते नहीं हैं। पहले भी मैं सोशल नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरी मेल फ्रेंड्स भी नहीं हैं, फीमेल भी नहीं है, मेल भी नहीं है। ठीक है। मेरा ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं करती वैसे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। ठीक है, ठीक है। तो वो मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसे ख़त्म हो जाती थी। काम भी कर रही हूँ लेकिन अंदर से दिल टूटा हुआ है, तकलीफ़ में हूँ, मिन्नत की हद तक चली गई हूँ, पैर पड़ने की हद तक चली गई हूँ कि प्लीज़ ना करो, ना करो। फिर ये 2 साल पहले एक ऐसी चीज़ आई जो मैं बताना ज़रूर चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोग कैटेगराइज कर देते हैं या ये बोल देते हैं कि अच्छा जी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ऐसा कभी भी नहीं। हमेशा से मैं एक मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने दीन और दुनिया को साथ रखा है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग ही वो दी जाती है जी। 2 साल पहले जब इस तरह फील्ड का एक आया था चीज़ कि मैंने जैसे ड्रामे को ब्रेक दे दिया, और मुझे लगा कि यार सब जो है ना मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं कर रहे काम। बहुत से मसले मसाइल हुए और मैंने ब्रेक दिया, और मैं कॉन्सर्ट्स की तरफ आ गई, कॉन्सर्ट करने शुरू हो गए। उसमें बहुत से लोगों ने धोखे दिए, फील्ड में भी दिए, लेग पुलिंग हुई, हेटिंग हुई, काम से हटवाया गया, बहुत चीज़ें हुई, नाम मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि मैं उनको ये नहीं कि डरती हूँ, मैं उनको अहमियत नहीं देना चाहती। ठीक है, बिल्कुल मेरी अपनी इज्जत इन्वॉल्व है। ठीक है। तो वो तमाशा लगा के वो मैं कंट्रोवर्सी में, और उनको ज़्यादा शोहरत देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कंट्रोवर्सी लेके हमदर्दी भी नहीं लेना चाहती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर मुझे मेरे सामने ना कुछ चीज़ें, अल्लाह जब आपको अपने रास्ते पे बुलाता है ना तो साइंस देना शुरू करता है, वो आपको हर चीज़ से कटा देता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा हुआ ना कि शादी के लिए भी कुछ ऐसे लोग आए जो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती थी कि मेरी नहीं होगी इनसे ना। अच्छा जी। और वो जब इस तरह से गए, और उसमें बहुत सी ऐसी रीज़न थी जो बहुत बेढंगी हैं, जो हमारे माशरे में अब आम लड़की को भी फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा पैसा कितना है,
जायदादें क्यों नहीं बनाई, इतना बड़ा नाम है, पीछे पैसा क्यों नहीं है, और इस बेस पे आजकल रिश्ते होते हैं। सही है, नाम है, कमाएगी, बैठ के खाएंगे, तो आपकी फौरन शादी हो जाएगी। तो ये नॉर्मल घरों में भी अब हो रहा है, जो आम लड़की घर में बैठी जो शोबिज में नहीं है, मतलब उसका एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे। और अब लोग इस हद तक लालची हैं, तो हम तो फ्रंट पे है ना, हमें तो कह दिया जाता है और ज़्यादा लालच होता है। तो मुझ में चेंज ये आया कि गुस्सा कैसे ख़त्म हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल से लोग उतरना शुरू हो गए और मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया। तो मेरे दिल में सिर्फ एक इश्क आ गया और वो इश्क हकीकी आ गया। अच्छा। तो फिर कोई दिल में आया नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा, किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। फिर सोच लिया कि वो जो एक चीज़ है ना, वो वक्त पे होनी है और अल्लाह ताला की तरफ जब बार बार ख़त्म हो रहा है ना, और हर चीज़ ख़त्म हो रही है, तो सोच लें कि उसने करना है, आपने नहीं करना, आपके बस में नहीं है। बिल्कुल। तो अब लोगों को ना ये समझा नहीं पाते हैं चीज़ें कि भाई बिलीव करके देखो। और मैंने जब से बिलीव किया है, पहले भी था, लेकिन अब वो वाली चीज़ है कि हो जाएगा ये चीज़, मुझे पता है अल्लाह कर देगा इंशाल्लाह। मतलब आप वेट नहीं कर रहे, हाँ, उस तरह वो नहीं है, तो वो चीज़ें हो रही हैं इंशाल्लाह हो जाएंगी, इंशाल्लाह हो जाएंगी। सुकून जिंदगी में, अब ना मुझे टेंशन होती है, ना मेरा दिल टूटता है, ना मैं हर्ट होती। सही है। और लाइफ आप अपनी मर्जी से गुजार रही हैं, परवाह भी नहीं होती। खत्म हो गया, ओके, चले गए हो, ओके, ठीक है, नहीं करना, ओके, सही, कुछ नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन है बड़ा इम्पोर्टेंट, मुझे बताइए कि आपके लिए एज अ औरत पाकिस्तान में लाइफ कैसी है? आपके लिहाज से एक पाकिस्तानी औरत की लाइफ जो है वो आप कैसे डिफाइन करेंगे? मुश्किल है? मैं बैठी हूँ, जिस फील्ड से मैं हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। क्योंकि अल्लाह ने नाम दिया है, बहुत सी चीज़ें लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जहाँ मैं जाती हूँ। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब मुझे आम लोग कहते हैं ना, और कि आपके करियर इतना खूबसूरत है कि उस पर एक भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं हमें मिलती। बिल्कुल सही कह रही हूँ। और मुझे अच्छा लगता है ये आम लोगों से सुनना। और मैं जहाँ जाती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, मुझे कोई हेटिंग फेस नहीं करनी पड़ती, मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ या कुछ ऐसा हो। हाँ, डर लगता है बहुत सी चीज़ों में जाने पे, इदारों में जाने का, खपने का, वो चीज़ें उनसे डर लगता है। लेकिन अभी जिस तरह से जो विमेंस के लिए हो रहा है और हमारे लिए हो रहा है काम, अब और इजी हो गया। लेकिन वैसे मैं नाम मतलब बेशक मत आप लें, लेकिन आपने भी हरासमेंट वगैरह तो फेस की होगी। हाँ, की है ना, तो उसको आप डील कैसे करती रही? क्योंकि आप तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मतलब मुँह फट भी हैं, मतलब एकदम से आप वो करें। लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो हरासमेंट और इस तरह की चीज़ें, अब तो मतलब इदारे भी बन गए इसके, लेकिन आप उस दौर से आ रही हैं जब कोई ऐसा इदारा नहीं था, तो वो जो टाइम्स थे उनमें आप किस तरह हरासमेंट को डील करती? मैं आपको बताऊं, इसमें भी शायद अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान रहा है कि मुझे ऐसी मैंने आपको बताया ना, मेरा काम तक बंद कराया गया और मुझे बदनाम करने की भी कोशिशें की गई हैं, बहुत कुछ किया गया है। लेकिन वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा, ये एक इतनी हकीकत बात है कि उसने ऐसी जगहों से मुझे बचाया और ऐसी चीज़ों में मैं डर गई हूँ लिटरली। अपने शुरू के दौर में ही हरासमेंट बहुत हुई और बहुत से ऐसे लोग थे कि वो खुद पता नहीं मैं कैसे निकल गई। शायद उसकी सबसे बड़ी वजह है खामोशी। जब आप खामोश हो जाते हैं, ग्राउंडेड हो जाते हैं, जितना ज़्यादा आप उछलेंगे ना और नाम ले के बात करेंगे, आपको लगता है 10 लोग आपके पीछे खड़े हैं, सारे भाग जाते हैं, कोई भी नहीं होगा। खामोश रहें, आपको पेन बहुत होगी, आपको लगेगा फट गया, आपका दिल फट गया, आप चीख के फरियाद करेंगे, अल्लाह मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब मैंने क्या किया था, इस बंदे मेरे साथ इतना गलत करते। अभी 3 दिन पहले हुआ है मेरे साथ। अच्छा, इतना गलत हुआ है। और फिर उसके बाद ऐसे दिल में सुकून आता है ना कि कोई बात नहीं, तुझ पे छोड़ा। और कोई रीजन होगा ना, कोई अल्लाह ताला की मसलहत। फिर वो ही बात आ जाती कि कोई मसलहत है, अगर वो ये चीज़ें ना दिखाए। इसमें ये भी फरहाना जी की बात ये होती है कि कई दफ़ा हमारे साथ मिसहैप्स इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने हमें किसी ऐसी चीज़ से कनेक्ट करना होता है
जो कि अदरवाइज नहीं हमारी दस्तरस में आ सकती। ये भी एक चीज़ मैंने नोट की अपनी लाइफ में कि कई दफ़ा आपके रास्ते में कोई कांटे आते हैं, लेकिन वो ही शायद ऐसा रास्ता होता है जिसके बाद आपका वो वाला सफ़र शुरू होना होता है जो अदरवाइज आपकी ज़िंदगी में नहीं आना होता। दूसरा मुझे मेरी फैमिली ने हमेशा ये बात की है कि कभी भी रोड पे जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गाड़ी मार जाता है, कोई बदतमीज़ी कर जाता है, कुछ ऐसा कर जाता है, कभी भी उतर के उसको बोलना नहीं आगे से, आप लड़की हो ना, मैं जो मर्जी है। आदमी एक थप्पड़ मार दे ना, औरत की इज्जत नहीं रहती। सही। चौक में नीलाम हो जाओगी, गंदी हो जाओगी। और आजकल तो वो सोशल मीडिया आ गया, आपको पता है, लोग एकदम से कैमरा निकालते हैं, जितना मर्जी नुकसान हो जाए, जो मर्जी कुछ कर दे, लफ्ज नहीं मुंह पे लेके आना, बोलना नहीं है। कोई कहे भी ना, चुप करके आ जाना। और उसका यही अच्छा रिजल्ट मिला कि कभी बात बड़ी नहीं, ऐसा कुछ हुआ भी। और कोई आपकी कंट्रोवर्सी नहीं आई सामने ना, क्योंकि हुई नहीं, मतलब आपने नहीं। हाँ वही बिल्कुल। अच्छा जी, एक ड्रामा आपने किया था, मेरा बड़ा फेवरेट है वो, और आपकी आइडेंटिटी जो है ना आज तक मेरे लिए वही ड्रामा है। उसका नाम है सावन। अच्छा। और सावन में बहुत आइकॉनिक लोग थे, वही आपने कहा कि उसमें भी सुपरस्टार से सारे, लेकिन मुझे सावन में आप याद है। अच्छा। क्योंकि वो कैरेक्टर इतना मतलब वो था ना, मैं क्या कहूँ उसको, मतलब इतना एक दिल में उतर जाने वाला, इतनी वो मतलब घुटी हुई बंदी। और उसमें एक सीन था आपका बड़ा आइकॉनिक, जिसमें आपके फादर आपसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, और आप उनको बता देती। हमने कभी भी ये चीज़ पहले नहीं ड्रामा में देखी थी कि आप अपने फादर को बता दो। वो दौर भी ऐसा नहीं था। तो आपने वो बड़ा डेयरिंग वो था कि आप बता देते हो कि भी मेरा दिल तोड़ दिया किसी ने, और ये वो। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था सावन ड्रामा? अच्छा, सावन जैसे मैंने बताया कि सारे ना, मैं तो अब तो बच्चा नहीं कहलाता, 14-15 साल के, तो ये वो तब का 14-15 साल वाली एज थी जी। सबसे पहले तो मुझे उसमें डॉक्टर दिखाया था तो मेरी एज ही मैच नहीं कर रही थी, तो मुझे ग्लासेस लगवा दिए। वो पहले होता था डॉक्टर को ग्लासेस लगाने के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर मेरी आवाज़ में ना एक बचपना था, आपने नोटिस किया होगा कि ये काफ़ी साल रहा, आवाज़ बारीक थी, तो वो आपकी छोटी एज का होता है। ठीक है। तो वो सीन जब हो रहा था तो उसके मैं आपको बताती हूँ, सीन आपको याद रहा, लेकिन उसके वो मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था। अच्छा। कि डायरेक्टर साहब कहने लगे कि वो सीन हुआ, और वो सीन करके ना उन्होंने ऐसे किया कि मज़ा नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, ये अजीब है, मैंने इतनी रो के और इतने एफर्ट लगाई और ये मुझे ये बोल रहे हैं। मेरे भी ना जहन में गड़ गया ना वो सीन। ठीक है। और कैसर नकवी उसमें मेरे वालिद बने हुए थे, तो वो बड़े कोऑपरेटिव इंसान है और बड़े एक्सपीरियंस अच्छे इंसान है। तो मैं सोचती रही। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे कहा आपने सीन अच्छा नहीं किया। शुरू से आदत थी परफेक्शन की। तो उन्होंने कहा कैसर साहब से बात कर लें, अगर वो दोबारा करते हैं तो। अच्छा, आपने कहा रीशूट कर लेते हैं। हाँ। अच्छा। तो डायरेक्टर ने भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा करें आपसे। यार मुझे मज़ा नहीं आया वो सीन, मतलब एक बंदा वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आना है, तो वो फिर दोबारा शूट हुआ। जो हमने देखा वो दोबारा शूट हुआ है। अच्छा। और फिर उस पे इसलिए वो याद रह गया। हमारी आपने समझ गया। नहीं वो बहुत, मैं कह रहा हूँ, देखिए पूरा ड्रामा में मुझे वो सीन याद है, और इसी वजह से मैंने। अच्छा, मैं हूँ शाहिद आफरीदी, वो भी एक बड़ी आइकॉनिक आपकी मूवी, और बड़ा एक अमेजिंग आपने उसमें कैरेक्टर, बड़ा एक डेयरिंग कैरेक्टर था कि एक लड़की है जिसके माजूर है वो हाथ से, और वो बहन है उसकी। उसमें भी एक आपका सीन था जिसमें आप और वो आपका जो भाई बने हुए थे नुमान हबीब, आप लोग छत पे बारिश में एक सीन था, बारिश वाला सीन, बहुत प्यारा सीन है वो। मतलब मैं उस सीन को कितनी ही दफ़ा देखता हूँ, कई दफ़ा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक होता है ना प्योर मूवी का जो सीन होता है ना, वो है। वो मुझे बताइए कि वो मूवी का तजर्बा आपका कैसा? वैसे तो मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पहले तो ये कि उसामा ने बहुत अच्छा उसको डायरेक्ट किया था, और वहीं से जो है फिल्म शुरू हुई थी बननी, टीवी के लोग बनाना शुरू हुए थे, और वो एक बिग हिट था उस दौर की। और उस सीन पे मैं उसामा से लड़ पड़ी थी। पहले तो सीन पे आते हैं। अच्छा। क्योंकि उसामा थोड़ा मुश्किल डायरेक्टर है। ठीक है। तो वो मुझे लालच ये देते थे कि सोचो फरहाना, जब तुम्हारी यूं इतनी बड़ी बड़ी आंखें बड़ी स्क्रीन पे नजर आएंगी, लोगों को कितनी प्यारी लगेंगी ना। तो वो एक कमरा था गाँव का ना, तो वो उसमें धुनी दे के ना मुझे बिठा देते थे कि आंखें मेरी डेड हों, और फिर वो सीन शूट करें। तो वो इस तरह की चीज़ें करते थे। हाथ हम मिट्टी लगा रहे हैं, मैंने कहा कौन सी गांव की औरत जो है वो इतनी काली होती है। लेकिन उनका अपना एक था। अच्छा जी।
तो बारिश वाला सीन, अब वो ठंड हो जाती थी उस वक्त ना सियालकोट में, एक छत पे कर रहे थे और रात में शदीद ठंड थी और वो बार बार वो पूरी रात सीन होता रहा, जितनी देर में वो मुतमईन नहीं हो रहे थे, नहीं 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 मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं चीख पड़ी, मैंने कहा मुझे नहीं करनी, मैं लानत भेजती हूँ काम पे, मैं छोड़ के जा रही हूँ, मुझे काम ही नहीं करना, मुझे आगे काम ही नहीं करना। तो सब ने समझाया कर लो, एक कर लो, एक शॉट दे दो। सुबह कहने लगे अभी ये खुद ही हट जाएगा, दिन निकलने वाला है, ये मुतमईन हो जाएगा। मैंने कहा पूरी रात हो गई यार, वो टैंक जितनी देर में भर के आता था ना, हवा चलती थी और कपड़ों से जब लगता था गीले कपड़े और ठंड लगती थी। खैर वो इतना खूबसूरत सीन आया कि वो भूल गया कि इतनी लड़ाई हुई और इतने हमने वो किया। नहीं बड़ा माशाल्लाह, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात करें, उसमें मेरे साथ ज्यादती हुई थी कि हुमायूं सईदी उसके प्रोड्यूसर थे और उन्होंने वही वाला जो चक्कर था शायद, मैं प्रमोशन में कहीं नहीं थी, मेरा अभी भी आप फिल्म की कास्ट देखेंगे मेरा नाम नहीं है और बिल्कुल भी मेरे सीन्स काट दिए गए थे। मुझे नहीं पता उनको क्या इशू था, क्या मसला था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की थी ये फिल्म में। और मुझे ये भी नहीं बताया गया था कि वो फिल्म है, मुझे कहा गया था कि वो एक टेली फिल्म हम कर रहे हैं। और जब मैं सेट पे पहुंची तो फिर मुझे पता चली ये तो फिल्म बन रही है। लेकिन क्योंकि हम आर्टिस्टों को फेवर देते हैं और मैंने वो फेवर दी कि चलो कोई बात नहीं, फिल्म अच्छी बात है, मैं कास्ट हो गई हूँ। क्योंकि मुझे पेमेंट आपको मतलब टेली फिल्म वाली दी और शूट मूवी कर दी। उसामा की वजह से मैंने वो फिल्म की थी, क्योंकि उसामा ने मुझे कास्ट किया था जो उसके डायरेक्टर थे। और फिर उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ, इवन जब उसका प्रीमियर हुआ तो मैं प्रीमियर पे इनवाइटेड नहीं थी। फर्स्ट टाइम स्टैंड लिया था मेरे लिए सीमी राहील ने। उन्होंने हुमायूं को ये बोला कि अगर आप फरहाना को नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊँगी। उन्होंने कहा तुम इनवाइटेड नहीं हो? मैंने कहा नहीं मैं इनवाइटेड नहीं हूँ। और लाहौर में हो रहा था प्रीमियर, लाहौर में मैं इनवाइटेड नहीं थी। और फिर जब स्टेज पे सबको बुलाया जाता था तब मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया गया। तब भी सीमी राहील ने माइक पकड़ के बोला कि फरहाना का, सीमी राहील को जब बुलाया स्टेज पे तो मुझे याद है आज भी कि उन्होंने कहा फरहाना का नाम लो पहले, फरहाना आएगी तो मैं आऊँगी। तो तब उन साहब ने मेरा नाम लिया, मैं स्टेज पे गई और ये वो इट वॉज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर मी कि मतलब मेरा नाम तो है और आप क्या कह रहे हैं, और मेरा ही मेन रोल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और किसी का मेन इवन आप कह रही हैं आपका काम काटा गया, लेकिन उस काटने के बावजूद उसमें जो लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो आपका वो याद है सारा, क्योंकि मेजर जो शाहिद आफरीदी वो जो बनाया हुआ वो जो बंदा नुमान हबीब, उसकी लाइफ में आपका जो कैरेक्टर है उसकी अटैचमेंट की वजह से तो उसको प्रोवोक करता है। जो लड़कियां थी जितनी भी, उनमें मानूर एज वाइफ कर रही थी, एक नॉर्मल कैरेक्टर था, और बाकी एनी जो थी वो एक रिपोर्टर कर रही थी। तो मेन जो सारा ड्रामा था वो मेरे कैरेक्टर पे था। इवन उसमें शादी भी दिखाई हुई थी कि बाद में हमजा अली अब्बासी जो है वो रिश्ता लेके आते हैं, कहते हैं मैं करूँगा इस लड़की से शादी। खैर वो होते हैं, मुझे आई नो के फिल्म के इश्यूज होते हैं, लेंथी हो जाती है, उसको शॉर्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ें काटनी पड़ती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो रीज़न ना हो, लेकिन वो रीज़न तो है ना जो मैं बता रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप मार्जिन ये भी दे दें कि चलो इस वजह से कर दिया, तो जब लोग सिनेमा में आए और जर्नलिस्ट आए और उन्होंने कहा आपका इतना मेन रोल था और आपका नाम नहीं है, बिल्कुल, आपका ये ऐसा क्यों हुआ, आप क्या बताएं लोगों को। ये तो हमारे यहाँ करते हैं। शायद अगर मेरा नाम होता या शायद मेरी उस तरह से प्रमोशन हुई होती तो आज मैं बहुत सी फिल्म्स में काम कर रही थी। आपने एक ही मूवी की? वो मैंने एक ही मूवी की, उससे पहले भी नहीं आपने कोई की? नहीं, मैंने उसके बाद उसके अलावा मैंने एक मूवी की थी, इंडियन पंजाबी थी, लेकिन वो इंडिया की वजह से रिलीज नहीं हुई। अच्छा जी, अच्छा जी। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल कर रहा हूँ आपसे, और वो ये है कि आप अपने वालिद के बहुत क्लोज थे। मैं अपनी मदर के ज़्यादा थी। मदर के भी थी और फादर के नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपके फादर और मदर दोनों मतलब आपकी लाइफ में एक बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। आपकी सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी वो चीज़ें। पहले तो मुझे बताइए कब आपने दोनों को किस वक्त खोया, कितने साल हो गए? अम्मी का तो ऐसा था कि मतलब अम्मी की वजह से मेरी माँ की ना 9 बजे कॉल आती थी रात को कि ये क्या तरीका है, घर वापस आओ, ख़त्म करो। तो उन दिनों रिवाज था कि सारी रात शूटिंग करना, और उन्हीं की वजह से फिर मैंने एक टाइम सेट
किया था कि मैंने 9 बजे के बाद अब शूटिंग नहीं करनी। फिर मेरी मदर बीमार रहना शुरू हो गई, तो उनको, और फिर कराची सारा काम होता था, वहाँ जाना पड़ता था, तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी अम्मी के साथ, क्योंकि बीमार भी रहती थी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मदर कभी मुझे छोड़ भी जाएंगी। मैं इतनी अटैच थी, मैं उनके साथ सोती थी, और वो जो एक मौत का खौफ है ना, वो मुझे रहता था, जो उनके जाने के बाद ख़त्म हो गया। तो मैं रात को उठ के उनके पेट पे हाथ रख के ना चेक करती थी कि कुछ हो तो नहीं गया इनको। उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती थी, और इतना मतलब पता नहीं क्या था ये, शायद ये था कि अपने माँ बाप को बहुत अच्छी तरह से भेजना था। जिन दिनों वो डेथ बेड पे थी, वेंटिलेटर पे थी, उन दिनों में 3 चीज़ों की शूट कर रही थी, और मेरी माँ हॉस्पिटलाइज थी। उनमें लव लाइफ लाहौर था, वो शादी वाला शो था, और एक गुंडी ड्रामा था हम टीवी का, और तीनों लाइवली चीज़ें थी। ये सैडनेस नहीं, उसमें बहुत लाउड सारा कुछ था। तो जब अम्मी को गए हुए 13 साल हो गए, तो जब अम्मी की डेथ हुई तो मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ। उसके बाद से मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ना अकेली हूँ, दुनिया ही अकेली हो गई। कोई फादर हयात थे आपके उस वक्त? फादर थे। अच्छा जी। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसी चीज़ें जो मुझे पता भी नहीं थी कि अम्मी मैनेज करती थी, अम्मी सारा कुछ करती थी, और वो सब आप पे पड़ गई। और वो जब मेरे सर पे पड़ी तो मुझे तो लगा कि ये क्या है, ऐसे कैसे, ये मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। तो वो एम्प्टीनेस आ गई, और वो जो एक था ना, एक आपको होता है कि एक माँ है दुआ करने वाली, एक माँ है शेल्टर है, और एक माँ है आपका ख्याल रखने वाली, जो हमेशा मुझे, मतलब अम्मी की वजह से मैं ज़्यादा प्रेशराइज थी कि जब 24-25 साल की हुई तो शादी कर लो, ये फील्ड में कुछ नहीं रखा, बस शादी करो अपने घर जाओ। तो मेरे पेरेंट्स वो नहीं थे जो मुझे कहते थे नहीं कमा कमा के हमें खिलाओ, वो वाले नहीं थे। अच्छा। वो थे करना है अपनी मर्जी से करो। ठीक है। कभी मेरे माँ बाप ने मुझसे पैसे नहीं मांगे कि भाई हमें पैसे चाहिए। मतलब आपका घर नहीं चल रहा था आपकी वजह से, आप जो काम कर रही थी उससे आपका घर मेरी वजह से चल रहा था, लेकिन अच्छा। मेरे माँ बाप जो थे वो वैसे नहीं थे कि मुझे प्रेशराइज नहीं करते थे। अच्छा। या प्रॉब्लम मुझ पे डालें, वो खुद से मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैं करूंगी ये। ठीक है। और वो 8 साल की उम्र से ही हो गया था जब मैं पहली बार कमाना शुरू हुई थी। ठीक है। तो तब से ही था, लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि हम कहाँ से बिल कहाँ से दें, खर्चे कहाँ से उठाएं, ये सारी चीज़ें कहाँ से करें। तो मैं बड़ी ब्लेस्ड रही हूँ। तो मैंने देखा है कि शोबिज़ में बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके पेरेंट्स उनको मजबूर करते हैं वो शादियाँ ना करें। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं, आज मैं ये भी बता दूँ, लोगों को शायद ये लगता हो, क्योंकि माँ बाप को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भेजा है। 13 साल अम्मी को गए हुए हो गए, और 5 साल अब्बू को। 5 साल अब्बू को। मदर का क्या था, कॉज क्या था डेथ का? उनको लंग्स का इशू हुआ था। अच्छा। और पहले से था या बस एकदम से? पहले तो उनको लंग्स का था, लेकिन उनका इलाज गलत होता रहा। कोई 21 साल उनको उनका टीबी का इलाज होता रहा, जो उनको थी नहीं। तो ज़ाहिर मामला बिगड़ गया। तो आपको पता पाकिस्तान में तो फिर अब जाके थोड़े से मामला ठीक हुए हैं हॉस्पिटलों के भी, और पहले इतना नहीं था। अगर आज से 15-20 साल या उनकी जवानी की बात अगर करें तो तब तो ये भी नहीं पता था कि कैंसर क्या चीज़ होती है, या ये तब तो यही बीमारियां होती होंगी शायद, टीबी, और पता भी नहीं चलती थी ना कि किस तरह उनकी वो है। तो वो फिर जब तक डायग्नोज हुआ तब तक मामला बिगड़ गया था, लेकिन लास्ट कुछ भी नहीं उनको हुआ था ऐसे कुछ। उनका बस पेट खराब हुआ और एकदम से उनको हॉस्पिटल लेके गए और वेंटिलेटर पे चली गई। तो पता चला कि उनके लंग्स को ना वो कोई एक क्लॉट होता है, वो आके टकराया था कोई 1000 की स्पीड से, वो वेंटिलेटर पे चली गई थी। अच्छा। तो 22 दिन वो रही, फिर उसके बाद सर्वाइव नहीं कर सकी। तो वो, लेकिन ये है कि मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी अपनी माँ के बगैर ज़िंदा भी रह सकूँगी। लेकिन तीसरे दिन मैं हाँ कबूल है कि शूटिंग करा रही थी, क्योंकि मुझे लड़की का फ़ोन आया, क्योंकि वो एक रियलिटी शो था, अगर आपको पता हो। मैंने उसमें डिजर्विंग गर्ल्स की शादियाँ कराई। जी बिल्कुल, मुझे याद है, बहुत अच्छा करती थी काम। अम्मी की डेथ को तीसरा दिन था, और मैं मतलब मेरे आंसू भी नहीं निकल रहे थे, मैं बिल्कुल ऐसे ब्लैंक थी, डेथ हो गई थी ना। हाँ। तो वो प्रोड्यूसर ने कहा कि वो लड़की आपसे बात करना चाहती, तो उसने मुझे कहा कि इस बार अगर मेरी शादी नहीं ना हुई तो कभी भी नहीं होगी। अच्छा। तो फिर मेरे कज़न ने मुझे समझाया कि अम्मी तो चली गई हैं तुम्हारी, तो ये तो एक नेकी का काम है ना।
तो वो तो वापस नहीं आएंगी ना। सोग अपनी जगह वो इंसान के दिल में होता है, वो दिखावा करने से नहीं होता। घर बैठ के क्या करोगी? तो ये प्रोग्राम रोक लेंगे या क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी और के हाथों में कर देंगे। लेकिन जिस लड़की की तुमसे उम्मीद है या जिसका तुमने एक बेड़ा लिया था, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये शादी वाला जो सीन होगा उसमें मुझे ना रखें, बाकी लिंक्स और सारी शादी मैं कराऊंगी। सही सही। फिर करवाई जाके करवाई। सही सही। और फादर का क्या था आपका? फादर का एज सच कुछ भी नहीं था, शुगर पेशेंट थे वो। अच्छा जी। लेकिन मुझे याद है कि उनको कुछ भी नहीं हुआ। कोरोना के वो डेज थे जब कर्फ्यू लगा हुआ था। अच्छा जी। और मैं सिर्फ फ़ोन लेने बाहर गई हूँ, और जब वापस मतलब अभी बाहर ही थी तो उन्होंने कहा पापा को कुछ हो गया, वो नहीं रहे। मैंने कहा क्या, अभी तो ठीक थे। 3 दिन पहले उनको बुखार हुआ था, लेकिन वो ठीक हो गए थे और कोई कोरोना नहीं था उनको। अच्छा जी। और वो शुगर हाई उनकी लो हाई रहती थी, हाई बहुत रहती थी, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्समैन थे तो कोई इतना उन पे असर नहीं करता था। बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता था जिसमें उनको प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। यहाँ उनको गैंग्रीन हुई थी तो एक उंगली उनकी कट हो गई थी। अच्छा जी। उन दिनों भी गैंग्रीन शुरू हुई थी उनकी। अच्छा। और कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहा था क्योंकि सब कोरोना पे लगे हुए थे और कहते हम नहीं ले सकते पेशेंट। अच्छा, उन्हीं दिनों में हुआ? उन्हीं दिनों। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। तो वो एक अचानक से था, मतलब नॉर्मल बीमार होके नहीं गए वो, लेकिन मतलब एकदम से हुआ ही, अचानक ही। अच्छा बताएं, लाइफ से कोई कंप्लेंट्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा, इतना कि मेरी औकात से बढ़ के अल्लाह ने मुझे दिया। सेटिस्फाइड है? इतनी सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई पछतावा है कि कुछ ना किया होता? हाँ, बहुत से। वो तो बहुत से लोगों को ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहिए, बहुत से लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए था, बहुत से लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, बहुत से लोगों के साथ अच्छा नहीं रहना चाहिए था, और ये रिग्रेट्स हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी जो मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ थी और मैं कर रही थी, तो वो नहीं करनी चाहिए थी। और कुछ कोताहियाँ जो मुझे अपने इबादत में, अपने अल्लाह की तरफ से या उन चीज़ों में हुई हैं मुझसे, वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वही बात है कि फिर रब तो रब है ना, माफ़ी का दरवाज़ा मेरी। सही। तो उसने मुझे किसी ऐसी तरह जाने नहीं दिया। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या होगी कि लोग जब कभी हार्ट ब्रोकन होते हैं या कभी उनका कोई फेलियर होता है, कोई डिज़ास्टर होता है, वो क्या करते हैं, अपने आप को तबाह करते हैं, नशों की तरफ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एडिक्शन हो जाती है, गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। बिल्कुल मेरा ऑपोजिट हुआ है, आप राय रास्त पे आई हैं। मैं राय रास्त पे आ गई। सही 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 सही। तो वो ये भी तो एक ब्लेसिंग है ना, देखिए हाँ, कितनी बड़ी क्योंकि ब्लेसिंग। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे अपने आप से प्यार था। जो लोग कहते हैं आप यंग क्यों होती जा रही हो, उसकी वजह ये कि मैं अपना ख्याल रखती हूँ। मुझे अपने आप से प्यार है। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती हूँ कि मैं वक्ती उस चीज़ के लिए कि अच्छा मुझे सुरूर दे रही है तो मैं एडिक्शन में पड़ जाऊँ और मेरी शक्ल ख़राब हो जाए और लोग मुझे मेकअप के बगैर देखना पसंद ना करें। बिल्कुल सही। मैं वो नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं मिसाल हूँ ना तो मिसाल ही रहूँ। अगर लोग मुझे एडमायर करते हैं तो मुझे वैसा होना भी चाहिए, वरना मैं खुद ही शर्मिंदा होंगी कि यार पता नहीं किस बात पे एडमायर है, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। अच्छा जी, लाहौर के साथ रिलेशनशिप कैसा है आपका? लाहौर के साथ रिलेशनशिप ऐसा है कि सिर्फ मुझे ये जो बदतमीज़ियाँ होती हैं ना ट्रैफिक में, और लोग सुनते नहीं हैं, जितना मर्जी इनको आप बाउंड कर दें, जितने ज़्यादा रूल्स निकाल दें, जितना कुछ कर लें, ये जो 2 नंबर है ना, ये लाहौर क्या, ये पूरे पाकिस्तान में है। हाँ। और वो जब तक ख़त्म नहीं होगी, जितना मर्जी हुकूमतें जोर लगा लें इनको ठीक करने की, ये कौम ही ऐसी है, ये ठीक नहीं हो सकती। ये डंडे के जोर पे ही ठीक हो सकती है। लाहौर से बस मुझे ये इख्तिलाफ है, और बदतमीज़ हो जाते हैं, और वो हर जगह के हो जाते हैं। जहाँ जहाँ ये हमारे एशियन है ना, ये ऐसे ही हैं, ये जहाँ जाते हैं अपनी कोई पहचान छोड़ देते हैं। लाहौर की बात नहीं है, मैं ओवरऑल सारी बात कर रही हूँ। लाहौर से ये है कि मोहब्बत इतनी है कि मुझे इस मिट्टी से प्यार है। मैं 15 दिन से ज़्यादा कहीं चली जाऊँ तो मैं उदास हो जाती हूँ। मिस करती हैं, होमसिक हो जाती हैं। अच्छा 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 अच्छा। सबसे ज़्यादा अगर मैं एक चीज़ कहूँ लाहौर की, सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद? मुझे ना खिला खिला जो पन है ना, ये एक जो रौनक है,
ये जो एक लाइवली है, ये जो एक वो नहीं है, डर नहीं है, खौफ नहीं है यहाँ पे, वो चीज़ नहीं है कि अच्छा कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी या क्राइम उस तरह से नहीं है, होगा सही लेकिन मतलब सेफ है, मुझे फील सेफ है, मतलब आपको लगता है ये बाकी जो मुल्क में जो जगह हैं उनसे ज्यादा सेफ है लाहौर जो है। इवन इस्लामाबाद भी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा वो भी पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, अच्छा। और ग्रीनरी है, खूबसूरती है, मौसम है, हर तरह का मौसम है, तो इस वजह से इसलिए आपको पसंद है। सही है जी। अच्छा जी, आखिरी मुझसे जो मैं क्वेश्चन करूँगा आपसे वो ये है कि फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, एक्टिंग को लेके, म्यूज़िक को लेके और फरहाना मकसूद की अपनी ज़िंदगी को लेके? फरहाना मकसूद की ज़िंदगी को लेके सबसे लोगों को ज़्यादा टेंशन है शादी क्यों नहीं हुई नहीं, अभी की क्यों नहीं और हुई नहीं, ये दो क्वेश्चन होते हैं। मौसम ना आपको खुश नहीं देखना चाहती हाँ, मैं तो बड़ी जगह कह चुकी हूँ कि देखिए आपको मैं इतनी हंसती मुस्कुराती अंगसी नज़र आती हूँ, आपको से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सेटल होने चाहती हूँ, हर लड़की सेटल होना चाहती है, तो इंशाल्लाह जब भी कभी हो सबसे पहले तो शादी ही करूँगी, सेटल होंगी। और अगर वो चाहेगा तो काम करूंगी, मुझे कोई शौक नहीं है काम करने का। अच्छा, मैं अपने सर्वाइवल के लिए, सिंगिंग भी और एक्टिंग भी। अच्छा जी, मैं अपने सर्वाइवल के लिए करती हूँ, और अगर शादी के बाद करूंगी तो शौकिया करूंगी, शायद वो भी ना करूँ क्योंकि मैं अपनी उस लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। और दूसरा सिंगिंग को लेके है कि सिंगिंग में मैंने 2 साल से गाना इसलिए नहीं किया कि म्यूज़िक मुझे उस तरह से वैसा प्रोड्यूस हुआ मिला नहीं है। अच्छा जी, तो मैं सर्च में हूँ, इंशाल्लाह अच्छा म्यूज़िक करना है और एक चेंज देना है दोबारा से, जैसे मेडलेस की दफ़ा दिया था, तो वो उस चेंज की तलाश में हूँ मैं। और एक्टिंग को मैं मिस करती हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरे फैंस मिस करते हैं। जिस दिन मुझे मेरे मुताबिक कैरेक्टर देंगे, मुझे लगता है कि मैं ना उनको किसी एज में फिट ही नहीं बैठ रही हूँ अभी। ये भी है, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। बूढ़ा बनाएंगे तो बूढ़ी कहाँ से लगूंगी? नहीं लगेंगी, सही है। बच्चा बनाएंगे कहाँ से बनूंगी? और हाँ, अगर उस एज में हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ की सारी लड़कियां भी हीरोइन ही आ रही हैं, इसी एज में हीरोइन बनती है, सही है। चाहे वो कहीं भी है, स्टार इसी एज में बनता है। बिल्कुल सही। स्क्रीन की एक अलग एज होती है, लोग उसको कंपेयर कर देते हैं आपकी रियल एज से। एग्जैक्टली। स्क्रीन एज डिफरेंस होती है, उसमें डिफरेंस है। तो एक्टिंग से ज़्यादा मुझे फिल्म का है, मैं फिल्म करना चाहती हूँ। अच्छा। और मैं बहुत कोई ऐसा वापस आना चाहती हूँ, एक बहुत धमाके वाले रोल के साथ आना चाहती हूँ। तो जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, मैं ज़रूर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ उसमें, क्योंकि जो मेरे फैंस हैं जो इंतज़ार करते हैं, जो मुझे कहते हैं हम आपको मिस करते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, जैसे ड्रामा में आप करती थी काम, वैसे क्यों नहीं बनते, वैसे ड्रामे क्यों नहीं बन रहे। Exactly. तो मैं गलत किसी भी ऐसे प्रोडक्शन में, मतलब ड्रामे में काम नहीं करूँगी जिसमें मेरी तरह से कोई गलत मैसेज जा रहा हो या लोग प्रोवोक हो रहे हैं उस चीज़ से। ये मतलब आप ये कह रही हैं कि गलत काम करने से बेहतर है कि आप ना काम करें या वेट कर लें। कल्चर का हिस्सा नहीं, मैं अपनी आगे की जो नस्ल है या जो लोग हमें देख के वो होते हैं, मैं इनको क्यों बताऊं अगर हिडन कुछ चीज़ें हैं, वो आप स्क्रीन पे लाके कहाँ होता है, मुझे आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, फैमिलीज में कहाँ होता है। कब से मैरिटल अफेयर हमारे इतने आम होने शुरू हो गए। और फरहाना जी एक बात बताऊं, इतनी भी गलत नहीं है हमारी सोसाइटी जितनी ड्रामा नहीं है, आप गलत दिखा रहे हैं ना। और अगर 0% है तो आप देखें ना वो कौन लोग हैं, वो तो बीमार लोग हैं, तो आप बीमार लोगों को प्रमोट कर, बिल्कुल सही बात है। और वो बीमारी जो है वो आप जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें मुंतकिल कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हमारे एक्टर्स को इस पे होना चाहिए ना कि यार आप क्या दिखा रहे हैं, आपका एक नाम है, लोग आपको एडमायर करते हैं, मेंटोर्स हैं आप, तो आपसे कम से कम लोग उम्मीद नहीं करते। एग्जैक्टली। और अब एक और बात है, हम लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे अब ये फिल्में बनाने लगे हैं, हालांकि एंटरटेनमेंट का तो मकसद ये होता है कि आप लाइट हो, आपके दिमाग की जो टेंशन्स हैं वो ख़त्म हो, आप एक दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र हो, ताकि आप अपनी जो रियल लाइफ की जद्दोजहद है उसको थोड़ी देर साइड पे करके थोड़ा सा। और आप लोगों के जो पुराने ड्रामे थे उनमें यही तो चीज़ थी। तो वो सब मुझे कहते हैं ना, वैसे मैं कहती, तो फिर आपका सवाल ही गलत है ना। मैं अपने फैन से बात करती हूँ कि आप कहते हैं वैसे ड्रामे नहीं बनते, तो जब वैसे ड्रामे नहीं बनते तो मैं कहाँ नजर आऊँ इसमें। राइट। मैंने बोल्ड कैरेक्टर्स भी किए हैं और मैं बड़ी खुश हूँ उस पे। तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था, इतना ढका छुपा एक आप, मतलब बात पहुंच जाती थी और दिखाया नहीं कुछ जाता था। ये चीज एक आर्ट होता है। पूरा ड्रामा उस टॉपिक पे आप नहीं बना सकते जैसा आजकल चल रहा है। सही। फरहाना जी थैंक यू सो मच, आप आई
और आपका पहला पॉडकास्ट है। मैं भी ज़रा डर रहा था, मैंने कहा यार अब मैं बुला तो रहा हूँ उनको, अब ये ना हो कि वो बरहम हो जाए किसी बात पे। आई होप मैंने कोई ऐसे आपसे सवाल नहीं किया। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और क्योंकि आपके साथ एक ताल्लुक़ रहा है, हमने काम भी किया है जी, और आप खुद इतने अच्छे हैं और आपका तरीका बहुत अच्छा है, आपके क्वेश्चन बहुत रीज़नेबल हैं जो अब नहीं होते हैं। तो मैं अगर कंट्रोवर्शियल होती तो शायद इस वक्त हर पॉडकास्ट पे बैठी होती, और या खुद मैं चाह रही होती कि मैं ज़रा इस तरह से और ज़्यादा। तो जब अल्लाह ने फेम दिया हुआ है तो उस तरह से फेम लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप अपना बस बहुत ख्याल रखिए। हम आपको बड़ा मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत इज्जत करते हैं आपकी, और आपने जितना भी काम किया उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी पूरी लाइफ हमारे लिए वक्फ की, हमने आपसे सीखा, और उसके अलावा आप आगे भी हमें एंटरटेन कर दीजिए क्योंकि यू आर अ ट्रू एंटरटेनर, इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ मतलब इस तरह लोगों तक ये बात पहुँचा दूँ कि आपको कास्ट करें किसी अच्छी चीज़ों में और अच्छे रोल्स में, ताकि आपकी जो सलाहियतें हैं उनसे हम फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह होप टू वर्क विद यू सून एज वेल, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू आपका।